नमस्कार, मैं भाव्या, आप देख रहे हैं फॉर न्यूज भारत। हमने इससे पहले आपको दिखाया है कि एक आईएएस का प्रिपरेशन के लिए कितना मेहनत लगता है या फिर यूपीएससी कैंडिडेट्स कितने मेहनत करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि जो प्रोफेसर का जो प्रोफेशन है वो भी काफी धैर्य मांगता है। काफी ज्यादा सुलझा हुआ एक व्यक्तित्व छुपा होता है। जितने भी प्रोफेसर होते हैं उसके पीछे कई अन्य कारण है, जैसे कि पीएचडी करने में जो समय लगता है, जितनी मेहनत लगती है, जितना दिमाग लगता है, वो शायद ही किसी प्रोफेशन में लगता होगा तो इतने धैर्य के साथ वो सुलझाते भी हैं और सुलझाने के साथ साथ उसके बाद स्टूडेंट्स को वो लोग समझाते भी हैं। तो इन सारी चीजों के लिए एक मेहनत लगती है। आज हमारे साथ जुड़े प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार नीरज, उनसे हम लोग जानेंगे और प्रोफेसर के बारे में कई डिटेल्स में बातें करेंगे। जो आपके मन में क्वेश्चंस होंगे उन सारे क्वेश्चंस को भी हम क्लियर करेंगे। सर, आप बताइए पहले कि आप प्रोफेसर किस चीज के प्रोफेसर है, कितने साल से प्रोफेसर है? पॉलिटिकल साइंस का, राजनीति विज्ञान का मैं प्रोफेसर हूँ। आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज में पढ़ाता हूँ मैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है उसी के अंदर, और मैं लगभग 10 सालों से टीचिंग कर रहा हूँ मैं। तो आज यहाँ हजारीबाग में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में कैसे? यहाँ पर मैं पीएचडी करने के लिए आया था। अच्छा। ऐसा नहीं है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं होती है पीएचडी, दिल्ली में होती है, तो लेकिन सोचा कि एक छोटा सा रिमोट एरिया में जाके देखते हैं कि वहाँ पर क्या फैसिलिटीज देते हैं स्टूडेंट्स को और क्या चीजें हैं जो जिससे मोटिवेट कर सके लोगों को कि भाई आप जो है हायर एजुकेशन में आइए, और देश का कल्याण करने के लिए ये जरूरी होता है कि समाज को मोटिवेट करना होता है। ठीक है, पहले आपसे ही शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपने कब सोचा कि आपको प्रोफेसर बनना है, और आफ्टर 12th ही क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है प्रोफेसर बनने की? अभी देखिए, बहुत कुछ चीजें चेंज हो गई है। हमारे समय में चीजें कुछ और थी, अभी समय में चीजें कुछ और है। अभी क्या है कि 10+2 करने के बाद जो 4th ईयर का जो कोर्स आ गया है अभी बैचलर्स का, उसमें 4 साल का कोर्स करने के बाद आप डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन हमारे समय में ऐसा नहीं था। हमारे समय में था कि 10+2 कीजिए, फिर ग्रेजुएशन कीजिए, फिर एमए कीजिए, उसके बाद एमफिल कीजिए, उसके बाद या तो आप एमए के दौरान जो है नेट या जेआरएफ निकालते हैं, उसके बाद जो है उसी बेसिस पे आप कर सकते हैं पीएचडी, या फिर आप एमए करने के बाद, एमफिल करने के बाद, उसके बाद आप पीएचडी मतलब कि पहले बहुत लंबा प्रोसेस था। हाँ, अभी भी लंबा प्रोसेस है। और फर्क इतना है क्या कि थोड़ा सा ड्यूरेशन जो लंबे जो चीज जा रही थी ना, उसको कम किया गया, शॉर्ट किया गया थोड़ा सा। 1-2 साल का फर्क पड़ेगा उसमें। चाहे इसी गवर्नमेंट की चाहती है, सरकार की चाहती है कि अधिक से अधिक जो है हायर एजुकेशन में आए, और अधिक से अधिक जब रिसर्च हमारा होगा तो कुछ नई चीजें आएंगी समाज के लिए, जो चाहे सोशल साइंस का हो, चाहे ह्यूमैनिटीज का हो, चाहे साइंस बैकग्राउंड का हो। अगर साइंस में बात करते हैं तो कुछ नया इनोवेटिव आएगा जो समाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सोशल साइंस में बहुत सा फैकल्टी ऐसा है, बहुत अच्छे अभी भी ऐसे हैं जहां पर चीजों को समझना बहुत जरूरी है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर झारखंड के बारे में बात करते हैं, यहाँ आदिवासी क्षेत्र हमारा आता है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, वहां भी देखिएगा आदिवासी क्षेत्र आएगा हमारा। उन सारे क्षेत्रों में आदिवासियों के में जो एजुकेशन क्या होना चाहिए, कैसे वो अब समाज की मुख्य धारा में उनको कैसे लेकर के आए हैं, या वहां का कल्चर कैसे हमारा काम कर रहा है, उसके बारे में बहुत कम जो है रिसर्च किए गए हैं। और चाहते ये है, गवर्नमेंट ये चाहती है कि अधिक से अधिक रिसर्च आएगा तो जितनी तरह की समस्याएं हैं हमारे यहाँ, नक्सलवाद हो, चाहे क्षेत्रवाद हो, चाहे किसी तरह की समस्याएं देखते हैं, उन समस्याओं से विषयवार जो है अध्ययन करके उन समस्याओं को एक एक करके सॉर्ट आउट किया जाए। और ये तभी संभव है जब अधिक से अधिक लोग जो है पीएचडी करने के लिए आए और रिसर्च करें उस टॉपिक पे, और अधिक से अधिक जो है एक्सप्लोर करें टॉपिक को, ताकि जो है वो हमारे समाज के लिए एक जो है एक उपयोगी साबित हो। अच्छा, ग्रेजुएशन तक तो फिर भी समझ में आता है कि ग्रेजुएशन तक कोई भी स्टूडेंट पढ़ता है और उसके बाद फिर जाकर के उसके बाद एमए में एडमिशन ले लेता है, लेकिन पीएचडी में जहां जाना होता है तो किस जैसे मेंटली किस चीजों के लिए प्रिपेयर रहना पड़ता है? जैसे कि अभी आपने बताया कि नेट जेआरएफ निकालना पड़ता है, उसके बाद फिर ऐसे पीएचडी में जाते हैं, पीएचडी में भी आपको थीसिस बनाना पड़ता होगा, पीएचडी में भी कई अभी तो बहुत चीजें चेंज कर दिया है गवर्नमेंट ने, एनएपी के। अब देखिएगा अभी की क्या क्या चीजें हैं? अभी क्या है कि 4th ईयर का आपने किया ग्रेजुएशन, तो अब एमए 1 साल का हो जाएगा आपका। हाँ। ठीक है, और एमए के बाद तुरंत आप पीएचडी में नाम लिखा सकते हैं। ठीक, तो पीएचडी में नाम लिखवाने से पहले आपको नेट जेआरएफ तो करना पड़ेगा। हाँ, करना पड़ेगा। इसके बाद आप नहीं भी करना चाहते हैं, नहीं भी हुआ है, तो अभी जो है तुरंत जो है 5-6 दिन पहले एक नोटिस निकाला है जिस ने, उसमें कहा गया है कि उसमें 3 कैटेगरी बांट दिए हैं पूरे स्टूडेंट को। और उसमें क्या है कि पहला कैटेगरी में यह है कि नेट और जेआरएफ वाले जो है बच्चे उसमें आएंगे। ये किया गया है परसेंटाइल के बेसिस पे, मतलब आपने एग्जामिनेशन देंगे, आपका नंबर आएगा, उस नंबर के हिसाब से एक कट ऑफ मार्क जो है निर्धारित करेगी यूनिवर्सिटी, यूजीसी निर्धारित करेगी, और उस कट ऑफ मार्क में जो उसको
क्रॉस करते हैं, जैसे पहले भी था, जो क्रॉस किए तो उसको जीआरएफ मिला, उससे थोड़ा सा नीचे रहा, 2 लेयर बनाया तो दूसरा कट ऑफ में किया, तो इसके ऊपर जितने भी जो पास आउट करेंगे वो नेट क्वालिफाई होंगे, और उससे नीचे वाले जो हैं वो हमारा नेट क्वालिफाई नहीं होते हैं। तो इसमें क्या हो गया है कि पहले कैटेगरी में क्या है कि जीआरएफ निकला, जीआरएफ में स्कॉलरशिप मिलता है, स्कॉलरशिप अच्छे अमाउंट होते हैं। आज के डेट में गवर्नमेंट जो है बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेसिव है रिसर्च को लेकर के। तो आप देखिएगा कि जब पहला कैटेगरी जो पास करते हैं उसको स्कॉलरशिप मिलेगा, और ये भी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है हमारा। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होता है आज के डेट में, देखिएगा मिनिमम क्वालिफिकेशन यूसी नेट है आपका। आप जेआरएफ निकाले तो आप ड्यूरिंग जो है पीएचडी जो है आप जो है आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, और एक हैंडसम अमाउंट है वो, मतलब 40,000 के आसपास आपको मिलते हैं। तो स्कॉलरशिप पर मंथ 36,000 शायद अभी है, 36,000 और प्लस एचआरए हमारा होगा, दोनों मिलाकर के 40 के आसपास देखिएगा हमारा बनता है। हर एक जगह अलग अलग है, क्योंकि अगर आप कैटेगरी ए से शहर में रहते हैं तो वहाँ के एचआरए अधिक है, आप बी में रहते हैं तो अलग है, यहाँ रहते हैं अलग है। तो जो एचआरए का जो कैटेगरी है ना उसके हिसाब से वो एचआरए मिलेगा। तो मिला जुला कर देखिएगा 40,000 के आसपास या 40,000 प्लस मिलेगा, लोगों को मिलता है। सेकेंड कैटेगरी में क्या है, कैटेगरी बी में उसमें नेट क्वालिफाइड जो व्यक्ति आते हैं उसको लिए है। और थर्ड कैटेगरी में है क्या कि परसेंटाइल बनेगा, उस परसेंटाइल के बेसिस पे सभी यूनिवर्सिटी जो है को भेजा जाएगा जहां पर जिसको रिक्वायरमेंट होगा। पीएचडी का जो सीटें होती हैं हर एक साल सीट होता है, हर एक यूनिवर्सिटी का अपना अपना। अच्छा, इसके बावजूद भी अभी कुछ नया रेगुलेशन आया है? उसी रेगुलेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये सबसे अपडेटेड है? हाँ, इसी से अपडेटेड है। तो उसमें क्या है कि अब परसेंटाइल निकलेगा। अब कोई भी यूनिवर्सिटी 24-25 के सेशन से लेकर के कोई भी यूनिवर्सिटी अपना एग्जामिनेशन नहीं ले सकती है। पहले क्या था ना कि हर एक यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से एग्जामिनेशन लेती थी, अपने सीट के हिसाब से एग्जाम लिया, एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया, उसको फिर इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा। इंटरव्यू फेस करने के बाद फिर एक मेरिट लिस्ट बनेगा, उस मेरिट लिस्ट के हिसाब से जितनी सीटें होती हैं उसको फुलफिल किया जाता है। अब क्या है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब क्या है, सिर्फ डायरेक्ट इंटरव्यू होगा आपका, इंटरव्यू के बेसिस पे वो मेरिट लिस्ट बनेंगे। उस मेरिट लिस्ट के बाद जो है आप देखिएगा कि काम कर सकता है, पीएचडी के लिए अपना वर्क कर सकता है। अच्छा, और पीएचडी एक काफी लंबा अंतराल है, तो पीएचडी में आपको क्या क्या करना होता है? जैसे कि आप पॉलिटिकल साइंस से आपने पीएचडी किया, तो आपको कितनी मशक्कतें लगी? देखिए, पीएचडी जो है ना किसी खास टॉपिक पे, मैंने पहले भी जिक्र किया आपको कि झारखंड में जैसे कि चलिए मान लीजिए कि एक टॉपिक ले लेते हैं नक्सलवाद, कि अगर इस पे ही है। नक्सलवाद से ज्यादा मैं आना चाहूंगा कि थोड़ा सा माइनॉरिटी पे आना चाहता हूँ, थोड़ा सा और माइन्यूट। अब मान लीजिए जनजाति के बारे में बात करते हैं। जनजाति में हो जनजाति है, मुंडा जनजाति है, संथाल है, तो सबका देखिए कल्चर अलग अलग है। अगर हम एक बात करते हैं कि नहीं झारखंड की जनजातियों पे हम बात करना चाहते हैं, ठीक है, रिसर्च करना चाहते हैं, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ब्रॉड हो जाएगा। हाँ, बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट हो जाएगा। तो उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं, किसी एक जनजाति को लेते हैं, और एक जनजाति को भी लेकर के भी बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर हो जनजाति लेते हैं तो आपको मतलब खूंटी में भी रहेगा, रांची में भी रहेगा, ठीक है ना, और गोड्डा में भी रहेगा। तो उसमें भी आते हैं कि हो जनजाति को किसी एक डिस्ट्रिक्ट के भी ले आते हैं, और उसको भी अगर डिस्ट्रिक्ट पे लेके आए उसे और तोड़ दीजिए, ब्लॉक लेवल पे चले आए। तो जितना आप माइन्यूट अध्ययन करना चाहते हैं, आप पीएचडी किसी एक टॉपिक पे होता है, और टॉपिक जितना छोटा होगा आपका उतना ही ज्यादा उससे आउटपुट निकल के आएगा। अगर हम बड़े रखेंगे, मतलब नक्सलवाद रख दिए, नक्सलवाद पंजाब वहां पे आपका पश्चिम बंगाल में भी है, झारखंड में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, आंध्रा में भी है, तेलंगाना में भी है। तो अब नक्सलवाद कहाँ के लीजिएगा? तो समस्याएं सब जगह एक समान है, लेकिन ऐसा कहना बिल्कुल एक होता है ना कि नॉर्मलाइज कर देना इसको कह सकते हैं, ऐसा नहीं है। सब जगह की समस्याएं अलग अलग तरीके से काम करती है। कहाँ पर जो है हो सकता है कहीं आर्थिक रूप से काम कर रहा हो, कहीं सामाजिक रूप से काम कर रहा हो, कहीं राजनीतिक रूप से काम कर रहा हो। तो जब सब जगह की समस्याएं अलग अलग है तो सब जगह सॉल्यूशन भी अलग अलग तरीके से होगा। और जैसे अगर हम किसी जनजाति को हम कल्याण करना चाहते हैं, उसी जनजाति को किसी एक जनजाति के स्पेसिफिक इलाके को लेकर के, एक स्पेसिफिक एरिया को लेकर के ही हम समझ सकते हैं कि वहां पर क्या है हमारा है। तो इसीलिए टॉपिक जो होता है पीएचडी का वो बहुत माइन्यूट होता है और बहुत छोटे स्तर पे जाकर होता है हमारा। इसीलिए क्या होता है क्या कि उस टॉपिक्स पे आउटपुट बहुत बाहर निकल के आएगा अच्छे तरीके से। अच्छा, जो अभी आपने समझाया तो उस पे ग्राउंड लेवल पे भी आप लोग जाकर के अध्ययन करते होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें दो तरह की चीजें होती है, मतलब दो तरह का, मतलब कि आपको पीएचडी का बहुत कैटेगरी है, अब इतना पूरा मुझे बताना पड़ेगा। उसमें क्या है कि जैसे रिसर्च करते हैं ना, मेथोडोलॉजी होता है हमारा, किस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो आप सर्वे भी करेंगे आप,
सर्वे भी करेंगे आप, इंटरव्यू भी लेंगे आप, वहां जाकर के एरिया को आप देखेंगे ना कि कैसे हमारा काम कर रहा है, कैसे खाना पीना चल रहा है, इनका सामाजिक स्तर क्या है, कैसे हमारा उठे हुए हैं। तो ये भी एक रहेगा हमारा। दूसरा तरीका ये है कि आप सेकेंडरी सोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सोर्स दो तरह के होते हैं, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स में मैगजीन हमारा आता है, बुक्स आते हैं, आप बुक्स के द्वारा, मैगजीन के द्वारा पढ़ तो फिर करके पीएचडी ये भी तो कहता है कि आप जो लिख रहे हैं वो किसी भी बुक से या फिर किसी भी बुक से आपके थॉट्स बनेंगे। थॉट्स बनेंगे, मतलब वहां से कुछ भी कॉपी नहीं होना चाहिए। कॉपी देखिए, कॉपी एक थॉट बुक क्या करता है ना कि आपको एक समझ देता है। अभी समझ मतलब कि ये विश्वविद्यालय के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो विनोबा भावे विश्वविद्यालय के बारे में आपको बात करेंगे तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ आएंगे, यहाँ लड़कों को देखेंगे कि नहीं यहाँ लड़का पढ़ रहा है, ये क्लासरूम है, ये चीजें हैं, एक तरीका ये है। या कोई एक व्यक्ति जो है आपको इस पूरी यूनिवर्सिटी के बारे में लिख के देगा, उसे लिख के देगा तो उससे एक आप पढ़ेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाता है। अब अभी आप शिमला नहीं गए होंगे, मान लीजिए, मान लेते हैं, तो शिमला नहीं गए हैं तो कैसे आपको मालूम चलेगा शिमला के बारे में? बुक से। तो बुक से ये भी एक तरीका है ना। या तो यूट्यूब अवेलेबल हो गया, या बहुत सी चीजें सोशल साइट में बहुत चीजें अवेलेबल हो गई है, उसको आप देख करके, सुन करके, पढ़ करके आप कर सकते हैं। सेम चीज ये भी होता है। आप एक थॉट्स बनाइए, आपने टॉपिक सुना, उस टॉपिक के ऊपर आपके क्या विचार बनेंगे, विचार कैसे बनेगा? आप पढ़ करके बना करेंगे या फिर वहां जाकर के चीजों को देख करके करेंगे आप? यही होगा ना। तो बुक्स का इस्तेमाल करते हैं सिर्फ थॉट्स को बनाने के लिए, ताकि उस थॉट्स का इस्तेमाल जो है अपने पीएचडी करने के दौरान जो है अपने पीएचडी में उसको हम शामिल कर सकें। अच्छा, अभी जितना आपने समझाया उसके लिए एक अलग लेवल का समझ का जरूरत होता है कि पीएचडी करना एक बहुत बड़ा मेंटालिटी ही है। हाँ। आपने कब ये सोचा था कि ठीक है अब बाकी जो नॉर्मल जॉब होता है उसको छोड़ करके उसकी तरफ ना भाग करके पीएचडी की तरफ जाना है, प्रोफेसर करना है, मतलब प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है, ये कब आपने सोचा था? ये जब मैं एमए कर रहा था ना, एमए करने के दौरान बेसिकली मेरे पेरेंट्स भी टीचर हैं। अच्छा। तो मेरे फादर भी टीचर थे, तो मेरे दादाजी भी टीचर थे, तो मुझे तो एक थोड़ा सा झुकाव था ही इसकी तरफ, इंक्लाइन था ही। और फिर मैं सिविल सर्विस की तरफ गया था, तो फिर मुझे लगा सिविल सर्विस में गया था कि ताकि वहां पर समाज को चेंज करना है। तो फिर मैं इधर आया कि नहीं, समाज को इधर से भी अच्छे तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, अपने थॉट्स के द्वारा, अपने बुक्स के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा हम चेंज कर सकते हैं। जब विचार के द्वारा चेंज करेंगे ना, तो उसमें आप समाज को लेते हैं, कुछ भी चीज करते हैं तो समाज के अंदर काम करते हैं। तो समाज में परिवर्तन करने के लिए जरूरी होता है कि आपके अंदर वो लगन होनी चाहिए कि आपको नहीं, समाज में कुछ करना है, कुछ नया चीज करना है, नई चीजें समाज को देनी है, ताकि समाज जो है अच्छे तरीके से हमारा ग्रो अप कर सके, डेवलप कर सके, विकसित हो सके। हमारा विकसित मतलब कि जो सक्सेशन पीरियड हमारा होता है कि जैसे धीरे धीरे डेवलप करता है, उसी सक्सेशन पीरियड में हमारा जो है वो डेवलप करता रहे समाज। ठीक है, आप बताइए कि झारखंड में और कौन कौन सी चीजें हैं जो कि आप देखना चाहेंगे एज अ रिसर्च, जैसे कि अपने जनजाति के बारे में बात किया। बहुत है। जैसे क्या? बहुत ये है कि अभी क्या है कि यहाँ माइंस बहुत है, ठीक है, माइंस है तो वहां पर कोलवरी फील्ड हमारा आता है, और जितने भी तो जैसे माइंस हमारा है, उस माइंस में देखिएगा कि वहां के क्षेत्रों का अलग डेवलपमेंट होगा। फैक्ट्रियां बहुत ज्यादा यहाँ पर है, ठीक। उस फैक्ट्री के कारण क्या होता है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत प्रभावित होते हैं। जो भी आप एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी मतलब कि यूनिवर्सिटी खोले तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से बहुत लोग प्रभावित होते हैं। मुझे लगता है कि अगर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी आज यहाँ नहीं होता तो आसपास के बहुत से क्षेत्रों में हायर एजुकेशन के प्रति लोगों का झुकाव नहीं होता, ठीक है ना। इसी प्रकार झारखंड में भी है। झारखंड में जो क्षेत्र है हमारा है, पहाड़ी क्षेत्र बहुत ज्यादा है, यहाँ पर जो जनजातियां बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर देखिएगा कि बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, और इसके बारे में, झारखंड के बारे में बहुत ही कम रिसर्च किया गया है, ताकि यहाँ की जो सामाजिक संरचना है, उस सामाजिक संरचना को समझने के लिए बहुत जरूरत है। अभी अधिक से अधिक लोग हैं वो झारखंड के बारे में पीएचडी करें और झारखंड को एक्सप्लोर करें, मतलब ये सामाजिक स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे, ताकि यहाँ के लोगों को अच्छी तरीके से समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके। जी बिल्कुल, हम भी यही चाहेंगे। झारखंड में ऐसी बहुत सारी चीजें छुपी हुई है जिन लोगों को, जिस चीजों को रिसर्च करके बाहर निकाला जा सकता है, उनको एक्सपोजर मिल सकता है, चाहे यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं उनके बारे में, या फिर यहाँ पे ऐसी बहुत सारी ऐसी रीतियां हैं जिनको बाहर दिखाया जा सकता है। लेकिन झारखंड चूंकि बहुत ज्यादा अंडररेटेड होने की वजह से यहाँ पे उतने लोग उस तरह से ध्यान नहीं दे पाते हैं। और रहा बात, अभी अगर बात करें बाहर के स्मार्ट सिटीज के बारे में, अगर बात करें तो स्मार्ट सिटीज में अभी ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो बाहर आनी बाकी है? सब चीज जो आपके सामने है,
सामने ये है स्मार्ट सिटी में जैसे एजुकेशन होता है, हेल्थ होते हैं, सब चीजें जो है आपका मतलब बढ़िया जो है आधारभूत संरचनाएं हमारे काम करेगी हमारा, तो वो सब चीजें यहाँ जरूरत है ना। वो जैसे स्मार्ट सिटी जरूरत है तो हमारे यहाँ जरूरत है। झारखंड में बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर अभी सड़कें नहीं गई हैं, बहुत क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर पानी की सुविधाएं नहीं है, पानी यहाँ बहुत मुश्किल से मिलती है, पहाड़ी इलाका हमारा है। तो वो सब चीजें बहुत जरूरी है कि यहाँ समझना, यहाँ के प्रॉब्लम को समझना, और प्रॉब्लम को समझेंगे तभी जब आप रिसर्च करेंगे। जी बिल्कुल। गवर्नमेंट जो है एक अकेले जो है कितना काम करेगी, और गवर्नमेंट भी तभी काम करेगी जब आप उसको आप पिक करवाएंगे। तो जनता चुन के आती है, लोकसभा में चुन के आती है, राज्यसभा में चुन के आती है, चाहे राज्य स्तर पर चुन के आती है, वो अपना काम करते ही करते हैं। लेकिन एज ए स्कॉलर, एज ए आप जो है जो समाज के एलिट क्लास में आते हैं आप, और उस एलिट क्लास जो है समाज को गति देना चाहता है, तो सरकार के साथ काम करना पड़ेगा। सरकार तो यही चाहती है ना कि अधिक से अधिक जो है पीएचडी करने लोग आए, हाई एजुकेशन में आए। सरकार की तरफ से ऐसे कोई कमी, मतलब कि सरकार आप लोग को प्रमोट कर रही है कि आप लोग अच्छे से प्रमोट कर रही है? अभी तो मैं बताया आपको कि मैक्सिमम जो है पीएचडी करने कर रहा है वो सरकार तो कही रही है ना पीएचडी करने के लिए, क्योंकि जब जैसे जो कैटेगरी बनाया उस समाज उसमें क्या है कि मोटिवेशन करने का। अब जैसे पीएचडी पहले मैं बताया एमए करिए, फिर 3 साल का कोर्स कीजिए, बीए, फिर एमए कीजिए, फिर एमफिल कीजिए, फिर पीएचडी में कीजिए, प्रोसेस लंबा था। तो ऐसा भी था कि नेट जेआरएफ क्लियर करके उसको रख सकते थे और लाइफ टाइम उसके बाद फिर आप एडमिशन नेट अभी है, अभी भी नेट है। नेट जो है लाइफ टाइम है आपका, जेआरएफ जो है 3 साल के लिए है। ऐसे पहले 2 साल के लिए था हमारा, 2 साल के बाद वो एसआरएफ होता था, तो आपको लेकिन एडमिशन 2 साल के अंदर करना पड़ता था पहले। अभी तो शायद नेट 1 ही साल के लिए वैलिड है ना। नेट 1 साल के लिए वैलिड है, अभी 1 साल के लिए वैलिड है। उसका फिर अगर नाम लिखाने के लिए आपको, वही तो नाम लिखाने के लिए, लेकिन आप मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है ना असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। हाँ। अच्छा, कैसे कैसे बुक्स पढ़ने चाहिए पीएचडी के दौरान? जैसे कि मान लीजिए आप ही बता दीजिए, आपने पॉलिटिकल साइंस अपने टॉपिक के हिसाब से ना, अपने टॉपिक के हिसाब से। जैसे अब अरस्तु आप ले रहे हैं तो गांधी तो पढ़ेगा नहीं। तो नेट निकालने के लिए कौन कौन से बुक्स होंगे? हर एक सब्जेक्ट का अलग है। जैसे पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो पॉलिटिकल साइंस में बहुत आपको बेसिकली बीए का ना और एमए का जो बेसिक बुक है हमारा, थॉट्स के हो, थिंकर के हो, जैसे पॉलिटिकल साइंस बहुत बड़ा सब्जेक्ट हमारा है, उसको 4 भागों में बांटकर देखते हैं हम लोग। एक थिंकर है, थॉट्स हैं, फिर पब्लिक रिलेशन है, फिर ह्यूमन राइट्स है, 5वां सेक्टर कर सकते हैं, आईआर है। तो हर एक का टॉपिक का अलग अलग बुक है, और नेट निकालने के लिए सब बुक में आपको गहन अध्ययन करना पड़ेगा। और गहन अध्ययन करने का ऐसा नहीं कि आप चाहेंगे तो सिलसिला बंद करके आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं। आपको गहन अध्ययन करके उसके कोर को समझ करके धैर्य बहुत जरूरी है। हाँ जी, धैर्य के साथ साथ आपकी एक समझ आपको बहुत जरूरी पड़ती है। तो समझ अगर बन जाएगी आपको ना, तो वो समझ के हिसाब से आप नेट क्वालिफाई कर सकते हैं, समाज को कुछ दे सकते हैं। अच्छा, जैसे कि आप बार बार बोल रहे हैं समाज को कुछ दे सकते हैं, समाज में कुछ चेंजेस ला सकते हैं, आपको लगा है कि अभी तक आपने कुछ चेंजेस लाया है समाज में? मेरा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स पे। अब न्यू स्टेट्स का फॉर्मेशन हमारा करना है, तो जिस समय देश हमारा आजाद हुआ से लेकर के अभी तक 2014 तक देखिएगा, हर एक समय पे अलग अलग राज्य बने हैं, और अलग अलग राज्य बने हैं तो अलग अलग डिमांड है। ऐसा नहीं है कि कोई एक फॉर्मेट है, एक फॉर्मल है कि यही फॉर्मेट लेंगे उसी से करेंगे। कहीं इथनिसिटी के आधार पर किया गया, जैसे आप जैसे उत्तराखंड का देखिएगा, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कि उत्तराखंड के लोग यूपी के लोगों से वो अलग थे, पहाड़ी क्षेत्र था हमारा, तो रहन सहन खान पान सब कुछ डिफरेंट था। तो वहां पर जो अलग किया गया वो डेवलपमेंट नहीं, वहाँ इथनिसिटी आधार पे। झारखंड का क्या गया कि यहाँ पर 2 चीजें फैक्टर यहाँ काम की, यहाँ डेवलपमेंट भी काम किया, और यहाँ का जो अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या अधिक थी, इसलिए ये वहाँ के बिहार के जो अभी जो क्षेत्र हमारा है उसमें नहीं थी। तो दोनों को अलग करके दोनों को समझने की बहुत जरूरत थी। तो कहीं कहीं एक फॉर्मेट बनाया गया, कोई एक फिक्स फॉर्मेट नहीं है। तो इसी मेरा भी यही कहना था, मेरा भी रिसर्च पूरा किया हूं मैं, उसमें मैंने ये कहा कि जो फॉर्मेट जो दिया गया एसआरसी के द्वारा, स्टेट रिफॉर्मेशन कमीशन द्वारा दिया गया, उसके जो 6 पॉइंट थे, उस 6 पॉइंट के अलावा भी बहुत से पॉइंट ऐसे हैं जिसपे सरकार जो है फोकस कर सकती है। और साथ ही साथ जो है एक जो उठने वाली जो आवाजें हैं, नए क्षेत्र के डिमांड जो उठने वाली आवाजें हैं, उसको जो है अच्छी तरह समझ करके और डेवलपमेंट को एक सामूहिक रूप से समग्र जो कहते हैं इंटीग्रेटेड फॉर्म में कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड फॉर्म में पूरे समाज को एक साथ लेकर के डेवलप कर सकते हैं। चलिए ठीक है, हम यही उम्मीद करते हैं कि आपको प्रोफेसर के लिए क्या क्या मशक्कतें करनी पड़ेंगी, वो सारी चीजों का हमने आपको आंसर दे दिया। और अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हैं, हम जरूर प्रयास करेंगे कि आपको उसका उत्तर दें। और ऐसी आप खबरों के लिए आप जुड़े रहे N4 न्यूज भारत के साथ। N4 न्यूज भारत।